देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेज स्पेस। इसकी डेफिनेशन तो मैं अभी इसके एंड में बता दूंगी, पहले इसके बारे में समझ लीजिए। कोई भी गैस है हमारे पास में, उसका अगर एक भी मॉलिक्यूल हमने लिया तो उसकी डायमेंशन, उसके डायनेमिक्स को बताने के लिए हमें 6 क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। 3 उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, और 3 उसके मोमेंटम या फिर वेलोसिटी कोऑर्डिनेट वी एक्स वी वाई वी जेड। ये 6 हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्पेस इमेजिन करते हैं जिसे हम कहेंगे वेलोसिटी स्पेस या फिर मोमेंटम स्पेस। और उसमें हमारे पास क्या होगा, इस मोमेंटम स्पेस में 6 राशियां हमारे पास होगी। ठीक है, और ये जो 6 डायमेंशन का स्पेस होगा, 6 डायमेंशनल स्पेस या फिर फेज स्पेस, इसी 6 डायमेंशनल स्पेस को हम क्या करेंगे, फेज स्पेस कहेंगे। इसको हम अगर छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित भी करेंगे तो प्रत्येक अल्पांश को हम क्या कहेंगे, छोटे से उसको क्या कहेंगे, कोष्टिका या फिर सेल कहेंगे। उसकी भुजाएं क्या होगी, जब छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट को हम लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो dx dy dz लेते हैं, वैसे ही अब क्या लेंगे, dx dy dz dpx dpy dpz। तो यहाँ पे dx dy dz और dpx dpy dpz जो है वो निकाय के विस्तार और उसके वेलोसिटी की रेंज जो है उसके कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हम इन 6 राशियों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब dx मल्टीप्लाई बाय dy मल्टीप्लाई बाय dz मल्टीप्लाई बाय dpx मल्टीप्लाई बाय dpy मल्टीप्लाई बाय dpz, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, h से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो h होगा, इसका ये h जो होगा वो फेज स्पेस में एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट होगा। और इस फेज स्पेस में अगर कोई भी बिंदु हुआ तो इस बिंदु, हर अणु जो होगा, हर अणु का इस फेज स्पेस में अपना एक बिंदु होगा। उस बिंदु को हम बोलेंगे फेज पॉइंट यानी कला बिंदु कहेंगे। ठीक है, अब कोष्टिकाओं को मान लीजिए 1 2 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन कोष्टिकाओं के अंदर जो बिंदुओं की संख्याएं हैं उन्हें n1 n2 ni से रिप्रेजेंट करते हैं। तो घनत्व निकालेंगे तो घनत्व क्या होगा, हम जानते हैं नॉर्मली घनत्व का फॉर्मूला कितना होता है, मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पर बिंदुओं का घनत्व लेना है तो बिंदुओं की संख्या लेनी पड़ेगी और कितने आयतन में वो है। तो रो जो होगा वो कितना हो जाएगा, ni अपॉन h हो जाएगा, या ni की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो मल्टीप्लाई बाय h हो जाएगा। अब देखो, अगर व्यापक रूप में किसी निकाय की डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, अगर f है तो उसके स्थिर निर्देशांक कितने होंगे, f तक आएंगे, q1 q2 q3 से लेके qf तक। संवेग निर्देशांक कितने होंगे, p1 p2 p से लेके pf तक होंगे। और ऐसी स्थिति में जो उसका फेज स्पेस होगा वो कितना होगा, 2f डायमेंशन होगा। 2f डायमेंशन क्यों, f डायमेंशन तो पोजीशन के लिए और f डायमेंशन मोमेंटम के लिए। तो उसके लिए जो h होगा वो क्या होगा, dq1 dq2 dqf तक, dp1 dp2 dpf तक होगा। उसके अंदर h की वैल्यू ये होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस कैपिटल H को भी अगर छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए और एक भाग के आयतन को स्मॉल h लिखा जाए तो स्मॉल h क्या होगा, यहाँ पर ध्यान रखिए, हम क्वांटम मैकेनिक्स में जानते हैं डेल q और डेल p का मल्टीप्लीकेशन h अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है, तो मान लीजिए इसको अप्रोक्सीमेशन में डेल q1 और डेल p1 को सपोज कीजिए h नोट ले लिया, जहां पर h नोट एक नियतांक है, उसकी जो डायमेंशन है वो प्लांक नियतांक के बराबर ही है। इस स्थिति में हम h को क्या लिख सकते हैं, जी एच नोट की पावर f। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये समझाने के लिए रुकना। देखो ये कैसे आया, कैपिटल H कितना था हमारा, dx dy dz dpx dpy dpz, करेक्ट। और हमने अभी भी देखा dx और dpx दोनों नियरली इक्वल टू किसके इक्वल है, h नोट के इक्वल है। ठीक है, तो ये dx और dpx मिलके क्या बन जाएगा, h नोट, dy और dpy मिलके क्या बन जाएगा, h नोट, dz और dpz मिलके क्या बन जाएगा, h नोट। तो ये किसके इक्वल आया, h नोट की पावर 3, क्योंकि स्वतंत्रता की कोटियां कितनी थी, 3 थी, f की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। अगर 3 की बजाय f होती तो यहाँ पावर कितनी लग जाती, h नोट की पावर f। तो h जो है वो h नोट की पावर f के बराबर होता है। ये तब होता है जब आपके पास में नॉन डीजनरेट केस होता है। नॉन डीजनरेसी का मतलब होता है एक एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग, अगर एक ऊर्जा की एक मात्रा है तो उसके लिए एक लेवल ही मौजूद है, लेकिन अगर एक एनर्जी के 3 लेवल मौजूद हैं तो उसको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई अलग करना पड़ेगा। अगर 4 मौजूद है, जैसे कि s ऑर्बिट में सिंगल लेवल होता है, लेकिन p में क्या होता है, 3 एनर्जी के लेवल होते हैं और तीनों की ऊर्जाएं समान होती है, तो इसकी डीजनरेसी कितनी हो गई, अपभ्रष्टता कितनी हो गई, 3 हो गई। तो h का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो g h नोट की पावर f होता है, जहां g जो होता है वो सब सेल होता है बेसिकली, यानी एक कोष्टिका आपने ले ली, आगे वो 4 में और डिवाइड हो गई तो उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखिए h का फॉर्मूला कितना आ गया, जी एच नोट क्यूब आ गया हमारे पास। ठीक है, ये था फेज स्पेस हमारे पास। अब आगे देखिए, अब हम इसको और थोड़ा सा
अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली ये है क्या। तो सपोज हम एक किसी टाइम पे किसी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लेते हैं एक डायमेंशन में, तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक आपको दिख रही है, पोटेंशियल भी आपको दिख रही है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि अब इस चीज को एक बार के लिए भूल जाओ, एक बार के लिए इस चीज को भूल जाओ। यहाँ पर देखो, इसको पी स्क्वायर अपॉन 2 हम लिख सकते हैं, पी स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, ये ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दो, फिर एम वी एक्स को पी एक्स लिख दो, ये हो जाएगा। अब इस ई को नीचे लेके आते हैं, तो ये ई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस ई को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 1। तो ये मिल जाएगा आपको एक्सप्रेशन ये वाला, ठीक है, ये मिल जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर पी एक्स स्क्वायर को रहने दो और के को नीचे लेके आ जाओ, के को नीचे लेके आ जाओ और ऊपर एक्स स्क्वायर को रहने दो, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2me प्लस ऊपर में केवल एक्स स्क्वायर रहने दे रही हूँ, तो नीचे आ जाएगा 2e अपॉन के इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको देखो, तुलना करो इसकी, है ना, इसको तो लिखो, इसको पहले लिख लेते हैं ये एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इसको ले लेते हैं ये पी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ये किसका इक्वेशन है, ये इलिप्स का इक्वेशन है। इलिप्स के इक्वेशन में सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस होती है, तो आपके पास ये तो आ गई सेमी मेजर एक्सिस और ये आपके पास आ गई सेमी माइनर एक्सिस। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये देखो ग्राफ ड्रॉ हो गया, एक्स और पी एक्स में हो गया, दो इलिप्स बन गए, जिसमें यहाँ पर √2me आ जाएगा, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2me, तो √2me यहाँ पे √2me है ये, तो ये सॉरी ये ए √2me किसका है, एक्स के नीचे है, ये गलत लिख दिया इन्होंने। यहाँ पे मैं बता देती हूँ कैसा बनेगा ये, हमने ये लिखा है ना, हमें क्या मिला है, हमें ये मिला है एक्स स्क्वायर अपॉन 2e अपॉन के प्लस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2me इक्वल टू 1 मिला है। कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हमारा ए होता है, और ए किसके नीचे आ रहा है, मान लीजिए 2e अपॉन के के नीचे आ रहा है, एक्स इधर रखें, तो यस ये वाली लेंथ हो जाएगी 2e अपॉन के, करेक्ट, सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगी। और ये बी जो आ रहा है वो पी एक्स में जा रहा है, तो पी एक्स में ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी √2me। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है, ये √2me हो जाएगा। ये हमारे पास सेमी मेजर और सेमी माइनर हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर छोटा सा एरिया एलिमेंट लेंगे, तो हमने ये शेडेड वाला पार्ट जो है, शेडेड वाला पार्ट जो है वो एरिया एलिमेंट ले लिया, करेक्ट, शेडेड वाला पार्ट हमने एरिया एलिमेंट ले लिया। और इस एरिया एलिमेंट का एरिया कितना होगा, तो सबसे पहले टोटल एरिया देखते हैं। इलिप्स का एरिया का फॉर्मूला होता है, हमें पता है पाई ए बी होता है, तो पाई ए बी, करेक्ट, पाई ए बी में हो जाएगा, ए और बी का फॉर्मूला रखते हैं, ये ए का एक्सप्रेशन ये बी का एक्सप्रेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई ई रूट एम अपॉन क्या है, 2 पाई ई रूट एम अपॉन के आ जाएगा हमारे पास। और हम जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर ये देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है न्यू इज इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट के अपॉन एम। तो यहाँ से रूट के अपॉन एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई इंटू म्यू हो जाएगी, रूट के बाय एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई म्यू हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इस m की जगह रख सकते हैं 1/2 पाई म्यू हो जाएगी, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, E अपॉन न्यू आ जाएगा। और E अपॉन न्यू जो होता है हम जानते हैं फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू, तो यहाँ से E बाई न्यू की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ रहा है, H आ रहा है, इसका मतलब एरिया एलिमेंट कितना आया, H के बराबर आ गया। तो 0 से E तक के मानों के लिए हमारे पास ये हो जाएगा, और हमने यहाँ पे पता चल गया है, ये देखो ये वैल्यू आ जाएगी, एक तो ये आ जाएगा। इसके अलावा अगर E से E प्लस DE लेना है, तो ये एरिया आ रहा है, इस एरिया का DA कर दो। अगर एनर्जी की रेंज 0 से E तक के लिए एरिया कंप्लीट होगा, 0 से A तक के लिए कंप्लीट होने का मतलब मैं समझा देती हूँ आपको, ये जो इलिप्स बना हुआ था यहाँ से लेके यहाँ तक अगर पूरा लेते हो तो ये एनर्जी 0 से लेके E तक की एनर्जी है आपके पास। लेकिन अगर आप वॉल्यूम एलिमेंट लेते हो तो वो एनर्जी E से लेके, और ये एनर्जी रेंज DE है, यानी E से लेके अगर E प्लस DE के बीच में कितना एरिया चाहिए, तो A का जो फॉर्मूला है उसका क्या कर दो, अवकलन कर दो, उसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। तो A का फॉर्मूला है E बाई न्यू, तो DA का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, DE अपॉन न्यू हो जाएगा, DE अपॉन न्यू हो जाएगा, करेक्ट, ये लो आ गया। और DA अपॉन H हो जाएगा, उसे DE अपॉन एच न्यू, दोनों साइड में H से डिवाइड कर दो, ये H से डिवाइड कर दिया, ये H से डिवाइड कर दिया, DE बाई एच न्यू हो जाएगा। दैट्स इट, ये था फेज स्पेस का कंसेप्ट। इंग्लिश में दिखा देती हूँ, एक मिनट।
ये फेज स्पेस की थ्योरी, पोज करो और नोट्स बनाओ। ये फेज पॉइंट के नीचे ये फिर एग्जाम्पल अपन ने किया था अभी। ये अभी अभी अपन ने किया था। ये गलत है, यहाँ पे 2m ही आएगा ना। बस इसमें ना मैं, एक चीज है, वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल, इसमें एक टॉपिक है वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन। जस्ट अ मिनट। देख, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखो, वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन के अंदर नोट्स बनाने के पर्पज से आपके ये काम आएगा, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन मैं बताऊंगी भी कौन सी वीडियो में मिलेगा। एक बार इस चीज को बस देख लो नोट्स बनाने के लिए। ये वाला है, पोज करके इसको नोट डाउन करना है बाद में आपको, इसको भी पोज करना है आपको। टॉपिक है ये वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन। दैट्स इट। ओके सो स्टूडेंट्स, अब आपको देखो एक टॉपिक है, ये जो हमारा टॉपिक है वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन, ये दिस इज वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन। ये मैंने करवा रखा है। आपको मेरे चैनल पे जाना है, होम पे जाना है, होम पेज पे, फिर प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, और प्लेलिस्ट पे फिर एक प्लेलिस्ट है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एमएससी फिजिक्स। ओके, प्लेलिस्ट का नाम है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एमएससी फिजिक्स या फिर एमएससी लिखा हुआ है। उसमें आप जाएंगे लेक्चर नंबर 10 में, उसमें आप जाएंगे लेक्चर नंबर 10 में। लेक्चर नंबर 10 यही है, और सेम इसी बुक से पढ़ाया हुआ है, लेकिन वो सिर्फ एमएससी के लिए था, तो इंग्लिश मीडियम वाला जो पार्ट था मैंने बस वो शो किया था, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने अभी शो कर दिया है। इंग्लिश मीडियम वालों को उसमें मिल जाएगा, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये वाला टॉपिक जो है आप वहां से करेंगे, क्योंकि मैं वही बात वही चीज पढ़ाऊंगी, तो इसलिए रिपीट नहीं करना चाहती, इतना सा रिपीट करूंगी। प्लेलिस्ट में जाना है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जाना है, लेक्चर नंबर 10 देखना है, वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन। तो ये हिंदी का हो जाएगा, और इंग्लिश में भी अगर दिखाना है तो इंग्लिश के अंदर मैं एक बार आपको शो कर देती हूँ। ये वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन है। वैसे उसमें पूरा पढ़ा रखा है मैंने, इंग्लिश मीडियम वाली बुक से पढ़ा रखा है, मतलब ये वाली बुक से पढ़ा रखा है। तो इंग्लिश वालों को तो नोट्स दिख जाएंगे, हिंदी वालों को अभी मैंने दिखा दिए हैं। तो आई गेस ये वाला जो टॉपिक है ये आप वहां से करेंगे। ठीक है।